गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे साथ जतिन पोद्दार है, ऑल इंडिया रैंक 3 सीए इंटरमीडिएट। मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहली बात कि आई एम अ रैंकर बट ही इज़ अ टॉपर। ठीक है, जिसका रिजल्ट 1, 2, 3 रैंक में होता है ना, वो रैंकर से ऊपर चला जाता है, वो टॉपर बन जाता है। तो एज अ टॉपर ही विल शेयर हिज एक्सपर्ट टिप्स एंड गाइडेंस विथ ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में मेरा रोल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने का है, एज अ मॉडरेटर है। बाकी सारे टिप्स एंड गाइडेंस मैं तो क्लासेस में देता ही रहता हूँ। मेन तो इस पूरे सेशन का जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो यही है, जतिन है। तो जतिन ही तुम लोगों को गाइड करेगा, सारे टिप्स वगैरह देते जाएगा। मैं बस स्टूडेंट्स के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछूंगा जतिन से। एक और बात जो मैं पहले से बता देना चाहता हूँ, जतिन स्पीक्स फास्ट बिकॉज वो बहुत फास्ट सोचता है और फास्ट बोलता है। तो अभी वो फास्ट एकदम टिप्स देगा, बट आई होप तुम लोग तो मतलब यूज टू हो, तुम तुरंत की तुरंत उसको कैच भी कर लोगे। कंटेंट बहुत शानदार है, मतलब जो मैंने इससे पूछा, जो मुझे इससे सीखने को मिला टिप्स वगैरह, इसके जो पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, बहुत शार्प हैं एंड एक्चुअली इट विल हेल्प यू। तो प्लीज ध्यान देना। मेरा पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू कि तुमने मुझे अपना रिजल्ट कम्युनिकेट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एनी स्टूडेंट जो पास भी होता है, चाहे फेल होता है, चाहे रैंक लाता है, जब मुझे अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्टेड महसूस करता है अपने से और मुझे बताता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। सेकेंड, मेरा पहला क्वेश्चन है सब की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, कि रैंकर बनने के लिए तो हम लोग सब एस्पायर करते हैं, बट यू आर अ टॉपर। तो व्हाट टेक्स यू फ्रॉम द लेवल ऑफ अ रैंकर टू द टॉपर लेवल? मतलब टॉपर अगर किसी को बनना है, अगर स्टूडेंट का टारगेट है कि नहीं मेरे को 1, 2, 3 में जाना है, तो उसके लिए उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने लॉ ऑडिट का क्लासेस आपसे लिया, वो बहुत मुझे हेल्प किया था। अब मैं अपनी जर्नी के तरफ आता हूँ जो आपने मुझे बताने बोला। उसके लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कंसिस्टेंटली डे 1 से आपको काम करना है। मतलब जनवरी फरवरी से जब से आप क्लासेस स्टार्ट करते हो, तब से आप टारगेट रखिए कि 10 to 12 आवर्स आप पढ़ पाएँ। बिकॉज सी इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल है जिसमें आप लास्ट मोमेंट पढ़ने से आपका नहीं होने वाला। अगर आप डे 1 से कंसिस्टेंटली सब कुछ करेंगे तो आपका ज़रूर आप एग्जाम से पास करेंगे और आप AR 1, 2, 3 फॉर श्योर ला सकते हैं। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा आपका कि RTPs मुझे बहुत हेल्प किया था। रिविजन टेस्ट पेपर्स जो ICAI निकालते हैं आपका हर टर्म के लिए, उसमें आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया रहता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप RTPs में जाकर आप उस चैप्टर का क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ साथ में मैं बोलना चाहूँगा जो 16 डेज़ का पीरियड होता है आपका, जब आप एग्जाम्स देते हैं, वो बहुत क्रूशियल होता है। उसमें आपको अपना जी जान लगाना पड़ता है। हमने चाहे जितना भी मेहनत किया हो आपका 2 to 3 मंथ्स पहले से एफसीटी पीरियड में, वो भी बहुत काम आता है। पर 1.5 डेज इज़ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट एंड द टाइम जो एग्जाम के पहले और एग्जाम का रिजल्ट उस पर आपका डिपेंडेंट होता है। उसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा सबसे पहले कि फर्स्ट डे जो होता है आपका 2 से 5 अपने जब एग्जाम देकर आए, तो फर्स्ट डे आपको ये माइंडसेट रखना है कि आपका फर्स्ट डे थोड़ा कम पढ़ाई होगा, तो उससे आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। डीमोटिवेट होने से आपका नेक्स्ट डे इफेक्ट पड़ जाएगा। जो आपको फर्स्ट डे आपको 1 डे पूरा मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो आप फर्स्ट डे जो है शाम को आप इजी चैप्टर्स, जो आपका छोटा चैप्टर्स है, उसको पिकअप कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा कंटेंट सिलेबस आपका कवर हो जाए और आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करें। और सेकेंडली मैं स्लीप पैटर्न के बारे में बोलना चाहूँगा। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्लीप कैसे रखना चाहिए 16 डेज के पीरियड में। तो मैंने क्या फॉलो किया था कि जो जिस दिन मैं एग्जाम देकर आया, मैं उस दिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्लीप लेता था आपका, पर आपका नेक्स्ट डे जो है एग्जाम के पहले वाला रात, उस दिन आपका कम अमाउंट ऑफ स्लीप लेता था। तो ऑल्टरनेट डेज ऑफ स्लीप मैं ऐसे काम करता था। तो ये बहुत मुझे हेल्प किया था। बिकॉज एग्जाम के पहले वाला रात स्टूडेंट से अच्छे से पढ़ाई होगा, तो उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और साथ साथ में एक और पॉइंट बहुत बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत मैटर करता है। आप हमेशा ट्राई करिए कि पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखकर बुलेट्स में लिखिए। जितना बुलेट्स सब बुलेट्स में हो सके अपना कंटेंट को, अपने आंसर को डिवाइड करिए, जिससे एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो ईजिली आपको मार्क्स दे पाए। दैट्स ऑल सर। जैसा कि तुम लोगों ने देखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स इसने शेयर किए। ठीक है, अप्रोच 8 सब्जेक्ट को लेके, जो हमारे सिलेबस में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल है, उसके प्रति कैसा अप्रोच होना चाहिए कि बैलेंस, इक्वल, किस तरह से उसको बैलेंस किया जाए?
उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपका इक्वल यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स का टेंडेंसी होता है कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं और थ्योरी सब्जेक्ट्स में कम फोकस करते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए। मैंने हर सब्जेक्ट को इक्वल माना, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपका हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, चाहे आपको जितना भी प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद आए तो आपको पर उसमें फेवरेटिज्म करके प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करके थ्योरी में कम फोकस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को इक्वल फोकस दीजिए। वन स्मॉल स्टोरी अबाउट हिम आई शेयर विथ यू। जैसे आप लोगों को पता होगा कि फाउंडेशन में रैंक्स बंद हो गए हैं, पर इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में AIR 1 2 3 निकाला था, तो एक्चुअली फाउंडेशन में भी इसका रैंक होता। फाउंडेशन में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का रैंक पता चला था 1 2 3, तो इसका फाउंडेशन में 3rd रैंक से बस 2 मार्क्स कम था। तो देखा जाए तो ही वॉज ऑल्सो रैंक होल्डर इन फाउंडेशन, और टॉप लेवल में 4th या 5th रैंक रहा होता। पहली बात। और एक मुझे इसके बारे में मार्क्स में बताना ही भूल गया, इसके ऑडिट में 87 मार्क्स आए हैं। इसके मार्क्स ऐसे तो हर सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, मतलब कंसिस्टेंटली 80s 90s में। मेरे सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स है, लॉ में ही गॉट 77, ऑडिट में ही गॉट 87। एक बात मैं बता दूं एकदम क्लियर, ऑडिट में 87 लाना मतलब अपने आप में किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में 110 लाने के बराबर होता है। सारे सब्जेक्ट एक तरफ और ऑडिट अकेला एक तरफ, मतलब इसमें नंबर उठते नहीं हैं, और उसमें इसने 87 ला के मतलब एक नया ही लेवल क्रिएट किया है। तो अगर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 87 लाना है तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम में कैसा लिखना चाहिए? सबसे पहले अगर एग्ज़ाम का बात करें तो एग्ज़ाम में मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में 3 आवर्स को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं 14 मार्क्स का आपका 5 क्वेश्चन रहता था आपका, जो 70 मार्क्स हो गया, और 30 मार्क्स है MCQs। तो उसके लिए मैंने क्या टारगेट किया था कि 25 मिनट्स मैं हर एक 14 मार्क के क्वेश्चन को दूंगा, और फिर आपका 30 मिनट्स में 30 MCQ सॉल्व करूँगा। तो मैंने एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको वो बताना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो मैंने आपका सबसे पहले 14 मार्क का क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो मैंने 14 मार्क का क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया, तो उसमें मुझे 2 घंटा लग गया था, 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो मैंने 2 आवर्स कंप्लीट होने तक मेरा 14 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीटेड था। और फिर सबसे पहले मैंने MCQs अटेम्प्ट करने की तरफ गया, और मैंने नेक्स्ट 30 मिनट्स में 30 मार्क का MCQs कंप्लीट किया। और फिर लास्ट का 30 मिनट्स जो है उसमें मैंने 20 मिनट्स में स्पीड अपना और इंक्रीज करके लास्ट 40 मार्क का क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एंड लास्ट 10 मिनट्स का जो आपका टाइम होता है उसको आपको हमेशा वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। उसमें मैंने सबसे पहले मैं पूरा आंसर शीट को रिवाइज किया, एंडिंग लाइंस बनाया, जितना हो सके आंसर्स को बुलेट फॉर्म में और फ्रेम करने का कोशिश किया, जिससे एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन और अच्छा लगे। एग्ज़ाम में तुमने, जैसे हम लोग आंसर बुकलेट जो हमें मिलती है उसके बाद सप्लीमेंट्री शीट्स देते हैं, तो कितनी सप्लीमेंट्री शीट्स देते थे? सर मैंने 3 सप्लीमेंट्री शीट लिया था ऑडिट के लिए, और टैक्स और ESSM को छोड़ के मैंने हर सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लिया था। मेरे लिए एक मोटिवेशन होता था कि जब मैं सप्लीमेंट्री लेता था तो मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं और अच्छे से मेरा एग्ज़ाम जा रहा है। कभी भी किसी पेपर में ऐसा महसूस हुआ कि 3 घंटा कम पड़ गया और लिखने के लिए टाइम नहीं बचा, छोड़ना पड़ा 10 मार्क का? किसी में मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स से अटेम्प्ट किया था। बस इस टर्म में सबको पता है कि टैक्स पेपर बहुत हार्ड आया था, तो टैक्स पेपर में मुझे एग्जाम के बाद मुझे लगा था कि मैंने और लिख सकता था, पर ऐसे मैंने टाइम यूटिलाइज करके 100 मार्क्स से अटेम्प्ट किया था हर सब्जेक्ट में। लास्ट 10 मिनट्स के बारे में तुम अभी एक टिप दे रहे थे कि लास्ट 10 मिनट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें मार्क और अंडरलाइन वगैरह करना चाहिए। तो क्या हर सब्जेक्ट में तुमको ये मौका मिला कि लास्ट में 10 मिनट बचा सको और अपने पेपर को देख के उसको अच्छे से डेकोरेट कर सको या अंडरलाइन कर सको? 8 के 8 सब्जेक्ट्स में नहीं बोलूँगा, पर ऑलमोस्ट 6 to 7 सब्जेक्ट मुझे वो 5 to 10 मिनट्स का लास्ट में टाइम मिला था, तो मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अंडरलाइनिंग किया, आपका जितना हो सके क्रॉस वेरीफाई किया, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कुछ है तो उसको ठीक किया। रीडिंग टाइम 15 मिनट्स का मिला था, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो भी प्लीज़। रीडिंग टाइम का जब बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 3 आवर्स के पहले का टाइम होता है। उसमें सबसे पहले आपको पूरा पेपर क्विकली देख लेना चाहिए, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए, और पढ़ के आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इंस्टीट्यूट आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन देता है, तो वो डिसीजन अगर आप 15 मिनट्स का टाइम में ले लेंगे तो 3 आवर्स में आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ लिखने में फोकस कर पाएंगे 3 आवर्स के टाइम में। और सेकेंडली एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसे आपने डिसीजन ले लिया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचा है 15 मिनट्स में, तो आप ये फर्स्ट आंसर अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर थ्योरी क्वेश्चंस हो तो उसका पॉइंट्स है वो माइंड में रिकॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर में अगर हो सके एग्जामिनर अगर अलाउ करे वैसा कुछ सिचुएशन हो, तो फिर आप छोटा करके आप पॉइंट्स लिख सकते हैं पेपर में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा 3 आवर्स के टाइम में।
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जो शायद वो स्किप हो गया, वो कि ऑडिट सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली अगर बहुत बढ़िया नंबर चाहिए, जैसे यू गॉट 87, तो ऑडिट सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मतलब 13 चैप्टर्स होते हैं, वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर्स एंड वॉल्यूम 2 में 5 चैप्टर्स एंड देन यू हैव गॉट स्टैंडर्ड्स आल्सो इन 8 चैप्टर्स। तो उसमें एक बहुत स्टूडेंट लोग का रहता है कि सर वॉल्यूम 1 पढ़ूं कि वॉल्यूम 2 ज़्यादा पढ़ूं। तो ऑडिट सब्जेक्ट को लेके क्या तैयारी थी? लैंग्वेज तुमने क्या पूरा एकदम रट्टा कर लिया था ऑडिट का जो इतने अच्छे नंबर आए? तो वो थोड़ा गाइड कर दो। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सर का क्लासेस में बहुत हेल्प किया था मुझे। सर ने क्लासेस के टाइम हम लोग को एकदम वर्ड टू वर्ड रटने का सर का एकदम वैसा इंटेंशन नहीं था। सर हम लोग को कॉन्सेप्ट समझाते थे, सारा वर्ड टू वर्ड आपका पॉइंट समझाते थे, उसका इनर मीनिंग समझाते थे। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प किया था। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा सबसे पहले कि आप कॉन्सेप्ट में फोकस करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी हो तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने ऑडिट में वर्ड टू वर्ड याद नहीं किया था, कॉन्सेप्ट समझ के कीवर्ड्स और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको याद किया था और फिर अपने वर्ड्स में आपका आंसर लिखा था एग्जाम में। और फिर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का जो बात आता है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप वॉल्यूम 2 में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, जैसे सर बोले, क्योंकि वॉल्यूम 2 में चैप्टर 9 और चैप्टर 13 जो बहुत बड़ा है वो आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक 14 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर 9 पे और एक 14 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर 13 पे पूरा बेस्ड मेरे टर्म में आया था। तो उससे आप ऑडिट में वो दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा ऑडिट में कि जैसे निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था मेरे लिए। आप ऑडिट में जो की पॉइंट्स है उसके लिए निमोनिक्स बना सकते हैं, तो वो आपको की पॉइंट्स याद करके एग्जाम में लिखने में हेल्प कर सकता है। आठों सब्जेक्ट्स को लेकर जब तुमने लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई की, अपना सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर में एग्जाम था आई थिंक, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में तुमने अपना एक स्टडी प्लान बनाया होगा। तो अपने स्टडी रूटीन में आठों सब्जेक्ट को क्या तुम डेली लेके चलते थे कि पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2, और एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? वो एक 2 to 3 मंथ्स आपका सेल्फ स्टडी का पीरियड होता है, उससे मैंने ग्रुप वाइज फोकस किया था। पहले मैंने ग्रुप 1 में फोकस किया, तो ग्रुप 2 को मैंने साइड रख दिया एक बार, और ग्रुप 1 का 4 सब्जेक्ट्स वो मैंने पिकअप किया। उसमें मैं ट्राई करता था कि मैं 2 to 3 सब्जेक्ट्स से ले सकूँ, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ज़रूर, और साथ में एक थ्योरी या एक और प्रैक्टिकल जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको जो अच्छा लगे जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उस टाइम पर आप वो ले सकते हैं। तो ग्रुप 1 को मैंने ऐसे किया था, और उसके बाद मैंने 1.5 मंथ से लेकर 2 मंथ्स में मैंने ग्रुप 1 कंप्लीट किया। एज ग्रुप 1 में टैक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसको कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग गया था। और फिर नवंबर मंथ जो था मेरा, उसको मैंने पूरा ग्रुप 2 में डिवोट करके ग्रुप 2 में पूरा फोकस किया था। ग्रुप 2 में मैंने क्या किया था, सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट पिकअप किया था, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, और वो दोनों सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली आपका करता था हाफ डे ईच, और आपको 15 डेज में मैंने उसको कंप्लीट किया। और फिर मैंने बाकी दोनों को एक साथ उठाने के बजाय पहले मैंने एफएमई को उठा के कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने लास्ट में ईआईसीएसएम का लर्निंग डेली फोकस करके पूरा कंप्लीट किया। तो मेरा ये जर्नी था। और इसमें बोलना चाहूँगा कि लास्ट का सेल्फ स्टडी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप एक टाइम टेबल बनाकर आप अगर पढ़ेंगे तो आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। हाउ टू कीप मोटिवेशन, मतलब कि क्या है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, काम करते हैं, पर फिर मोटिवेशन उड़ जाता है। तो तुमने लास्ट के पीरियड में ये 2-3 महीने में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा और कैसे तुम रिलैक्स करते थे? मोटिवेशन के लिए मेरा एक सोर्स था कि मैं हर रोज़ यूट्यूब पे 10 मिनट्स का मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखता था। उसमें सर ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सर 2 to 3 मंथ्स में डेली एक नया यूट्यूब वीडियो अपलोड करते थे। अगर आप सर के चैनल में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको सितंबर से लेकर दिसंबर मंथ में आपको हर एक डेली वीडियो आपको मिलेगा जो मैं देखता था। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन था कि येस आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, और मुझे हेल्प कर रहा है अच्छे से पढ़ाई करने में। तो मेरा ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, और ये वीडियोज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे। सर का इसके पीछे ये इंटेंशन था कि आज हम लोग का ऑनलाइन मोड चल रहा है, तो सर का हम लोग के साथ सर का इंटरेक्शन उस समय बंद हो गया था। तो सर यूट्यूब के थ्रू हम लोग से इंटरेक्शन कर रहे थे, हम लोग को मोटिवेट रखने के लिए सर अपना बेस्ट दे रहे थे। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था उस पीरियड में। और क्या मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं? और मैंने मोटिवेशनल वीडियो जैसे हो सके कोई भी आप जैसे कोई भी आपको रोल मॉडल जो है यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग स्पीकर्स के मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जो आपके एजुकेशन बेस्ड है, जो मतलब सीए के आपके आपने आप दूसरे फैकल्टीज के मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं वो सब कंबाइन करके मैं आपका मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मैं पॉजिटिव कोट्स हर रोज़ पढ़ता था, और मैं हमेशा माइंड में पॉजिटिविटी को रखता था, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका एग्जाम्स अच्छा जाना ही है। फिर रिलैक्स के लिए क्या करते थे?
रिलैक्स के लिए मैं बेसिकली मैं थोड़ा जब बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो 3 मेन ब्रेक्स होता है उसमें मैं फैमिली टाइम के साथ फैमिली के साथ बैठता था। तो वो एक बहुत एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन है कि आप अगर फैमिली के साथ बैठ रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं फैमिली और मेरे फ्रेंड्स वो हैं उनके से आपका आप डिटैच हो गए हैं, तो वो टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर सकते थोड़ा। तो वो एक मेरा सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन होता था। साथ साथ में अगर हो सके कुछ मील्स खाते समय आपको टेलीविजन थोड़ा अगर देख सके तो देख सकते हैं, वो एक मेरे लिए एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन था कि कोई मैंने इंग्लिश सीरीज़ या कुछ भी मील के टाइम आपका देखा तो वो बहुत हेल्प करता था, फैमिली टाइम और सीरीज टू सम इट अप। फैमिली से मुझे याद आया, हिज फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई वांट टू नो कि तुम्हारे पेरेंट्स का स्पेसिफिकली, ऐसे पेरेंट्स का तो सभी कुछ है, मतलब जो हम लोग सांस भी ले रहे पेरेंट्स की है, पर पेरेंट्स का क्या रोल रहा स्पेसिफिकली तुम्हारे एग्जाम्स में और तुम्हारी तैयारी में? मैं सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स को। उन्होंने पूरे जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर तक मुझे बहुत मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था पूरा। और उसके लिए मैं जैसे बोलना चाहूँगा 16 डेज़ का तो टाइम होता है, उसमें मैं बहुत एक कभी कभार मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था अगर कोई एग्ज़ाम के पहले। तो उस समय मम्मी और पापा दोनों बहुत मोटिवेट करते थे मुझे, और जैसे पापा ने खुद से ये किया है तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते थे मुझे, तो उनका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस जो था मुझे बहुत हेल्प करता था, मोटिवेट करता था कि हाँ पापा ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मम्मी पापा दे यूज़ टू पूरे टाइम मेरा ध्यान रखते थे, और दे यूज़ टू मेक श्योर कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑफ ट्रैक नहीं जा रहा हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल, पूरी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में उनका बहुत बड़ा रोल है। फैमिली की बात आई है तो मतलब मैं भी बताना चाहूँगा, जैसे मैं कई बार बोलता भी हूँ कि वी हैव 3 बेबीज़ एट होम। मेरे ट्विन डॉटर्स हैं और विकास भैया के एक बेटा है, तो वो तीनों अभी 10 महीने के हैं। तो हम लोग दोनों भाई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट अभी हमें ये नहीं पता कि वो लोग भी आगे जाके सीए बनेंगे, पर अगर वो लोग भी बनते हैं तो मुझे बहुत गर्व होगा। एंड आई वुड वांट कि वो इसके जैसे ही वो भी टॉपर निकले एकदम पढ़ाई में शानदार, ठीक है। अच्छा, हाउ हैज़ माई क्लासेस, लॉ ऑडिट क्लासेस, हेल्प्ड यू इन योर एग्जाम? जैसे मैंने स्टार्ट करते ही बोला था, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर से लॉ ऑडिट का क्लासेस लिया। सबसे पहले लॉ का अगर बात करें तो लॉ में सर जो टाइमलाइंस हम लोग को कॉपी में बनाते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहता है, स्पेशली अगर जब आप रिवीजन कर रहे हो या आपको क्विक रिवीजन करना है तो टाइमलाइंस देखने से आपको पूरा प्रोविजन आपको ईजिली याद आ जाता है। सेकेंडली सर का एक बहुत ही यूएसपी है, सर जो कॉपी नोट्स लिखाते हैं आपका लॉ ऑडिट दोनों में, कॉपी नोट्स आपको बहुत हेल्प करता है जल्दी से रिकॉल करने में और कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी लॉ ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था। साथ साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर ईमेल में हमेशा अवेलेबल रहते थे। जब भी मुझे डाउट आता था सितंबर में अक्टूबर में, मैं डेली बेसिस में सर को ईमेल करता था अपना डाउट्स, और सर उसी 2 to 3 डेज़ के अंदर ही सर रिप्लाई करते थे। कभी कभार सेम डे भी आपका 1 आवर के अंदर भी सर का रिप्लाई आता था। तो वो बहुत मुझे हेल्प किया था कि डाउट्स के लिए सर हमेशा अवेलेबल थे। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास है तो सर से आपका कैसे इंटरैक्ट करें, फैकल्टी से डाउट्स कैसे पूछें, तो सर हमेशा ईमेल में अवेलेबल रहे, तो वो डाउट सॉल्विंग के लिए मुझे बहुत हेल्प किया था। और साथ साथ में जैसे कॉपी नोट्स, डाउट सॉल्विंग, टाइमलाइन डायग्राम्स, और लॉ के लिए एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। लॉ के लिए सर के बुक में सर जो ब्लैंक स्पेसेस होता था उसमें सर समरी प्रोविजन का समरी बना देते थे, तो वो समरी पढ़ के हम लोग प्रोविजन को अच्छे से याद कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था। और लास्टली में सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सर आपका मटीरियल मैट लॉ ऑडिट दोनों का बहुत सर ने मेहनत करके फ्रेम किया और वो बहुत हेल्प किया था। उससे मुझे ICAI मैट एकदम भी रेफर नहीं करना पड़ा था, और सिर्फ अगर आप सर का मैट पूरा फॉलो करेंगे, लॉ के 100% सिलेबस, ऑडिट 100% सिलेबस, तो आपका एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच। डाउट्स के लिए मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम वगैरह, बिकॉज मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा शाई टाइप हूँ। बहुत कम हो पाता है जब मैं कॉन्फिडेंस गैदर कर पाता हूँ कि मैं ऐसा कोई वीडियो बना सकूँ, पर ईमेल पे मैंने सबका डाउट्स हमेशा सॉल्व किया है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ दिन में कर दूंगा, बट आई ट्राई कि मैं डेली ईमेल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू रिप्लाई बैक। कभी कभी हाँ ऐसा भी इशू हुआ है कि कोई डाउट्स ऐसा होता है स्टूडेंट का कि जो ईमेल पे मैं लिख नहीं पाता, तो फिर मैं खुद कॉल बैक करके भी समझा देता हूँ। एंड मुझे इनफैक्ट जब तक जतिन का रैंक नहीं आया था मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, मतलब कभी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आई वुड नो कि ही इज़ अ रैंकर और ही इज़ अ टॉपर और एकेडमिक्स, ऐसा कुछ भी। मुझे रिजल्ट की बात पता चला। तो डाउट्स तो मैं सभी का डिस्कस करता हूँ एंड वो तो है ही। मेरी एक दो चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा, जैसे मेरा जो एकदम पहला क्वेश्चन था तुमसे कि
क्या है कि टॉपर और रैंकर में क्या फर्क तुम देखते हो? मतलब कि रैंक्स तो देखो 50 तक जाते हैं, मेरा भी रैंक आया हुआ है, बट टॉपर होता है जो 1 2 3 होता है। तो क्या क्या ऐसा स्पेशल किया जाए कि हर स्टूडेंट उस चीज में जा सके? उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा सर कि आपको डे वन से, जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डे वन से अगर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे और अगर अपने माइंडसेट को वैसा रखेंगे, माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप शुरू से सोचेंगे और एम करेंगे कि मुझे AR लाना है, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आपका AR लाना मुश्किल है। तो मैं शुरू से ही, मेरा ये टारगेट था, मेरा ये एम था कि मुझे AR 1 2 3 में लाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। तो वो आप भी माइंडसेट अगर अपने पास रखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, फर्स्टली। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इक्वल वेटेज हर सब्जेक्ट को देता था। लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पर वो एकदम भी नहीं करना चाहिए। रैंकर के लिए आपका हर सब्जेक्ट इक्वल मायने रखता है आपका। तो अगर आप हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, मैंने जैसे बोला RTPs, आप हर सब्जेक्ट का RTPs करिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और फोर्थली, टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो बहुत है आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि टाइम ही जो है, जो इंटरमीडिएट के लिए स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत कम है। तो अगर आप टाइम को हर एक दिन का, हर एक मिनट को यूटिलाइज करेंगे अच्छे से, तो आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं खास बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने आपको किसी और से कंपेयर मत करिए। स्टूडेंट्स का टेंडेंसी रहता है कि वो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेयर करते हैं कि उनका कितना क्लासेस हुआ, उनका कितना सिलेबस हुआ, उनका कितना रिविजन हो गया, उन्होंने कितना मॉक सॉल्व किया। तो वो आप कभी भी कंपेयर मत करिए। मैंने ये एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा था मेरे लिए कि मैं फ्रेंड से बात करता था, उनसे अपना डाउट सॉल्व करवाता था, पर मैं ये याद रखता था कि मैं उनसे ये ना पूछूं कभी कि उनका कितना हुआ, और साथ साथ में मैं अपना भी नहीं बताता था। क्योंकि अगर आप जब कंपेयर करने लग जाएंगे तो आप साथ साथ में उसी समय आप डिमोटिवेट हो जाएंगे जब वो बोलेगा कि मेरा 2 मॉक्स मैंने दे दिया, मैं 3 रिविजन हो गया एक सब्जेक्ट का। तो आप अगर आप कंपेरिजन से दूर रहेंगे तो और साथ साथ में आप कनेक्टेड रहिए फ्रेंड्स के साथ, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे से पढ़ाई करने में। एनी लास्ट टिप्स और मैसेज? लास्ट टिप या मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, और सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपको विश करता हूँ मई एग्जाम्स, नवंबर एग्जाम्स के लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी टीचर्स से क्लासेस ले रहे हैं उनका मटेरियल को अच्छे से फॉलो करिए। टीचर्स मटेरियल जो है पूरा बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो टीचर्स का मटेरियल को आप अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको श्योरली वो हेल्प करेगा। साथ साथ में मैं एक चीज़ अपना पर्सनल बोलना चाहूँगा कि मुझे टाइम क्रंच हुआ था मेरे साथ, तो मैं मॉक्स नहीं दे पाया था। तो मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉक्स देने का टाइम मिले तो मॉक्स ज़रूर सॉल्व करिए। पर साथ साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए अगर उनके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो मॉक्स नहीं दे पाए, तो आप ये मत सोचिए कि मैं एक अटैम्प्ट बाद में देता हूँ या मैं मॉक्स नहीं दे पाया तो मेरे एग्जाम में टाइम में कंप्लीट पेपर होगा ही नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने एक भी पेपर 3 आवर्स बैठ के नहीं दिया था, उसके बावजूद मेरा आर्ट सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट हुआ था। तो ये एक ज़रूर याद रखिएगा कि मॉक्स आप दीजिए, पर नहीं देने से भी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना नहीं जाए वैसा ज़रूरी नहीं है सर। Thank you. All the best for your future. And really thank you once again.